देखिए बेटा, एथनिक और लैंग्वेज ties united Mongol people, but the shared resources meant that their society was divided into patrilineal lineages. यहाँ पे बताया गया है कि नृजातीय वंश और भाषाई आधार पर मंगोल कबीले या मंगोल लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एकता के सूत्र में बंधे हुए थे। लेकिन यहाँ पर संसाधनों की बहुत ज्यादा कमी थी और उसके अलावा यहाँ पर पितृसत्तात्मक समाज जो कि समाज के अंदर पाया जाता था, यानी पुरुष प्रधान समाज की परंपराएं यहाँ पर चली हुई थी। द रिचर फैमिलीज वर लार्जर, बड़े परिवार जो होते थे वो धनवान होते थे, यानी धनवान परिवार काफी विशाल होते थे, ऐसे कह सकते हैं। possessed मोर एनिमल्स, वे ज्यादा संख्या में पशु रखते थे। एंड पास्चर लैंड्स, और चरागाह भूमि भी रखते थे। दे देयरफॉर, बेटा पेज नंबर जतिन फलसवाल पेज नंबर 109 पे सेकंड पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं, तीसरी लाइन से। दे देयरफॉर हैड मैनी फॉलोअर्स, इसलिए उनके बहुत से अनुयायी होते थे। एंड वर मोर इन्फ्लुएंसिंग इन लोकल पॉलिटिक्स, और स्थानीय राजनीति में ये लोग बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली भी होते थे। पीरियोडिक नेचुरल कैलामिटीज, समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाएं, आइदर अनयूजुअली हार्श एंड कोल्ड विंटर्स व्हेन गेम एंड स्टोर्ड प्रोविजंस रैन आउट और ड्रॉफ्ट विच पास द ग्रासलैंड्स। यहाँ पे बताया गया है कि अनयूजुअली, बहुत ही असामयिक तरीके से, बहुत ही ज्यादा मात्रा में बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा ठंड यहाँ पे देखने को मिलती थी। खास तौर पे यहाँ पे ठंड ज्यादा होती थी। गर्मियों का मौसम था वो इतना खतरनाक नहीं था, बहुत कम अवधि के लिए होता था, मात्र 2 या 3 महीने की यहाँ पर गर्मी होती थी। और यहाँ पर बताया गया है कि सूखा बहुत ज्यादा पड़ता था, जिसकी वजह से चरागाह सूख जाते थे। वुड फोर्स फैमिलीज टू फॉरेज फर्दर एफील्ड लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट और पास्चर्स लैंड, और इसलिए चरागाह वाली भूमि पर विभिन्न परिवारों के बीच झगड़े होते रहते थे। एंड प्रेडेटरी रेड्स इन सर्च ऑफ लाइफ स्टॉक्स, और जानवरों पर ज्यादा से ज्यादा हक जताने के लिए लूट मचा देते थे। ग्रुप्स ऑफ फैमिलीज वुड ओकेजनली अलाई फॉर ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव पर्पसेस अराउंड रिचर एंड मोर पावरफुल लाइनेजेस। अपने से अधिक शक्तिशाली और अपने से अधिक पावरफुल, यानी आर्थिक रूप से संपन्न कबीलों के साथ ये लोग अपने संबंध स्थापित कर लेते थे, परिवार से गठबंधन बना लेते थे। किस लिए? क्योंकि उस समय पर उनके युद्ध में या लड़ाई में काम आ सके। बेयरिंग द फीव एक्सेप्शनल, दीज कॉन्फेडरेसीज वर यूजुअली स्मॉल एंड शॉर्ट लाइव्ड। कुछ अपवादों को छोड़ करके कुछ ही इनमें से ऐसे थे जो अपवाद ज्यादा लंबे समय तक इस तरह के संगठन चले हों, लेकिन जो इस तरह के संगठन बने थे वो कुछ छोटी अवधि के लिए ही चल पाते थे, ज्यादा लंबे समय तक इस तरह के संगठन नहीं रह सकते थे। द साइज ऑफ गेंगिस खान कॉन्फेडरेशन ऑफ मंगोल एंड तुर्किश ट्राइब्स वर परहैप्स मैच्ड इन साइज एंड ओनली बाय दैट व्हिच हैड बीन स्टिच्ड टुगेदर इन 5th सेंचुरी बाय अटीला। यहाँ चंगेज खान के बारे में बताया गया। चंगेज खान का जो इस तरह का संगठन था या इस तरह की संघ जो इकाई थी, वह मंगोल और तुर्क दोनों कबीलों से मिलाकर के बनाया गया था, और इनके बाकी अन्य जितने भी कबीले थे उनमें से सबसे बड़ा कबीला इनका था, ज्यादा शक्तिशाली था। और इसके अंदर 5वीं सदी में अटीला ने इसके बारे में जानकारी प्रदान की है। अनलाइक अटीला, however, Genghis Khan's political system was far more durable and survived its founder. इसका मीनिंग देखिएगा, अनलाइक अटीला, however, Genghis Khan's political system was far more durable, कि जैसे अटीला के कहने के अनुसार या उसके लेखन के अनुसार चंगेज खान का जो राजनीतिक प्रणाली थी या उसकी राजनीतिक प्रणाली बहुत ही ज्यादा अनुकूल थी, बहुत अच्छे तरीके से उसने प्रशंसनीय राजनीतिक प्रणाली लागू कर रखी थी। एंड सर्वाइव्ड इट्स फाउंडर, और इनके संस्थापक भी काफी हद तक जो है जब तक सत्ता में बने रहे तब तक ये प्रणाली चलती रही। एंड इट वाज स्टेबल इनफ टू काउंटर लार्जर आर्मीज विद सुपीरियर इक्विपमेंट इन चाइना, और ये लोग ज्यादा संख्या में आर्मी यानी सेना रखते थे, और ये चाइना के अंदर विभिन्न प्रकार के उपकरण भी प्राप्त करते थे।
चाइना के अंदर विभिन्न प्रकार के उपकरण भी ये लोग प्राप्त करते थे। इसमें ये बताया गया है कि ज्यादा बड़ी सेना रखते थे, उसके साथ साथ चाइना के साथ उपकरण भी प्राप्त करते थे। ईरान एंड ईस्टर्न यूरोप, और इसके अलावा ईरान से भी उपकरण प्राप्त करते थे, सेना के उपकरण और खेती के उपकरण भी, और यूरोप के पूर्वी भाग से भी प्राप्त करते थे। एंड एज दे एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर दीज रीजन्स, और जैसा कि इसमें बताया गया है कि ये इस क्षेत्र पर इन्होंने अपना पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया था मंगोलों ने। द मंगोल्स एडमिनिस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अग्रेरियन इकोनॉमीज, और यहाँ पर मंगोलों के प्रशासन का जो बहुत ही जटिल अर्थव्यवस्था देखने को मिलती थी। एंड अर्बन सेटलमेंट, सेडेंट्री सोसाइटीज, और यहाँ पर शहरी बस्तियां भी देखने को मिलती थी, सेडेंट्री सोसाइटीज और व्यवस्थित समाज देखने को मिलता था। दैट वर क्वाइट डिस्टेंट फ्रॉम देयर ओन सोशल एक्सपीरियंस एंड हैबिटेट, जो कि उनके अपने सामाजिक अनुभव और अपने खुद के पुनर्वास या निवास से बहुत दूरी पर होता था। तो मंगोल लोग क्या करते थे कि दूसरे क्षेत्रों पर चढ़ाई करते थे, एक से बढ़कर एक अर्थव्यवस्थाओं को लूटने की कोशिश करते थे, बड़े बड़े शहरों को लूट लेते थे और उसको तहस नहस कर देते थे। ऑल्दो द सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नोमैडिक एंड एग्रेरियन इकोनॉमीज वर वेरी डिफरेंट, यहाँ पर यद्यपि सामाजिक और राजनीतिक जो संगठन होते थे ये यायावर समाज की तरफ से और यहाँ की अर्थव्यवस्था के हिसाब से वो बिल्कुल अलग अलग तरह के होते थे। द टू सोसाइटीज वर हार्डली फॉर्न टू ईच अदर, और यहाँ पे दो तरह के समाज यहाँ पे बताए गए हैं जो कि एक दूसरे के लिए विदेशी थे। इनफैक्ट द स्केंट रिसोर्सेज ऑफ स्टेपी लैंड ड्रॉ मंगोल्स एंड अदर सेंट्रल एशियन नोमैड्स टू ट्रेड एंड बार्टर विद देयर सेडेंटरी नेबर्स इन चाइना। वास्तव में यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में पाए जाने वाले संसाधनों की वजह से स्टेपी क्षेत्र में जितने भी मंगोल या फिर दूसरी मध्य एशियाई क्षेत्र में जो भी यायावर समुदाय के लोग रहते थे, उन्हें व्यापार के लिए और विभिन्न प्रकार के संधि समझौतों के लिए चाइना जैसे पड़ोसी मुल्क पर या इस तरह के मुल्क के साथ में समझौता करना पड़ता था, या इन पे वो पूरी तरह से निर्भर रहते थे। दिस वाज म्यूचुअली बेनिफिशियल टू बोथ पार्टीज, ये दोनों ही मतलब पार्टी के लिए, दोनों देशों के लिए, दोनों पक्षों के लिए, यहाँ पर पक्ष इस्तेमाल करें, दोनों ही पक्षों के लिए यह लाभदायक होता था। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड आयरन यूटेंसिल्स फ्रॉम चाइना वर एक्सचेंज फॉर हॉर्सेस, यहाँ पर कृषिगत जो उपज है और उसके अलावा लोहे से बनने वाले जो उपकरण हैं चाइना के साथ में एक्सचेंज किए जा सकते थे घोड़ों के रूप में, यानी उनसे घोड़े लिए जा सकते थे, फर्स या फिर जानवरों की चमड़ा प्राप्त किया जा सकता है, एंड गेम ट्रैप्ड इन द स्टेपी। और इसके अलावा यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो वे वस्तुएं जो किसी खेल के अंदर या जाल वगैरह बनाने के अंदर भी इस्तेमाल होती थी, तो वो भी यहाँ पे प्राप्त हो सकती थी। कॉमर्स वाज नॉट विदाउट इट्स टेंशंस, यहाँ का जो वाणिज्य है वो बिल्कुल बगैर किसी चिंता के जारी हो रहा था। एंड स्पेशली एज द टू ग्रुप्स अनहेजिटेटिंगली अप्लाइड मिलिट्री प्रेशर टू एनहेंस प्रॉफिट, यहाँ पर ज्यादा मात्रा में लाभ प्रदान करने के लिए दो समुदाय यहाँ पर बताया गया है, ये बगैर किसी बेहिचक तरीके से सैन्य दबाव को विशेष रूप से यहाँ पर लागू करते थे। When the Mongol lineages allied, they could force their Chinese neighbors to offer better terms. मंगोल जो पितृसत्तात्मक वंश था या इस तरह के जो राजवंश थे वो संधि समझौते करते थे और अपने पड़ोसी जो कि चाइना के अंदर जितने भी राजवंश वहाँ पे शासन कर रहे थे उनके साथ में टू ऑफर बेटर टर्म्स, तो उनके साथ में शर्तें और समझौते ये लोग करते रहते थे। समटाइम डिस्कार्डेड इन फेवर ऑफ आउटराइट प्लंडर, और कभी कभी ये उसको उस क्षेत्र को तहस नहस भी कर देते थे, लूट मचा लेते थे। दिस रिलेशनशिप वुड आल्टर व्हेन द मंगोल वर इन डिसअरे, ये इस तरह के जो समझौता है या इस तरह के जो संबंध है तभी ठीक माने जाते थे जब मंगोल लाभ में हो। एंड चाइनीज वुड देन कॉन्फिडेंटली असर्ट देयर इन्फ्लुएंस इन द स्टेपी, और धीरे धीरे करके स्टेपी क्षेत्र के अंदर चाइना का धीरे धीरे प्रभाव जो है बढ़ने लगा। एंड दीज फ्रंटियर वार्स वर मोर डिबिलिटेटिंग टू सेटल सोसाइटी, और यहाँ पर जो व्यवस्थित समाज है उसके लिए इन्होंने अपने
सीमाओं को बढ़ाने के लिए दोनों ही क्षेत्रों ने, एक तरफ से चाइना और दूसरी तरफ से मंगोल, तो इन्होंने दोनों ही ने अपने अपने क्षेत्र बढ़ाने के लिए, अपनी सीमाएं बढ़ाने के लिए कार्य किया। एंड दे डिसकोलेटेड डिसलोकेटेड एग्रीकल्चर एंड प्लंडर्ड सिटीज, और उन्होंने खेती का को तहस नहस कर दिया, उसे नुकसान पहुंचाया, और यहाँ पर शहरों को भी रौंद डाला। एंड नोमैड्स ऑन द अदर हैंड, और इस तरह से यायावर जो दूसरी तरफ, कुड रिट्रीट अवे फ्रॉम द जोन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वे इस तरह के विवादों से अपने आप को दूर रखते थे। कॉन्फ्लिक्ट विद मार्जिनल लॉसेस, और बहुत ही कम मात्रा में उनको नुकसान होता था। थ्रूआउट इट्स हिस्ट्री चाइना सफर्ड एक्सटेंसिवली फॉर नोमैड्स इलस्ट्रेशन इंस्ट्रूजन एंड डिफरेंट रिजाइम्स। अलग अलग राजवंशों के दौरान और यायावर आक्रमणों के दौरान चाइना को बहुत ही ज्यादा मात्रा में व्यापक तरीके से नुकसान हुआ। इवन एज ईयरली एज द 8th सेंचुरी, जैसे कि 8वीं सदी में भी किया गया था। बिल्ट फोर्टिफिकेशन टू प्रोटेक्ट देयर सब्जेक्ट, इन्होंने किलेबंदी का काम अपने राज्य क्षेत्र की सुरक्षा के लिए किया। स्टार्टिंग फ्रॉम द 3rd सेंचुरी, these fortifications started to be integrated into a common defensive outwork known today as the Great Wall of China, a dramatic visual testament to the disturbance and fear perpetrated by nomadic raids on the agrarian society of North China। यहाँ पर यह बताया गया है कि चाइना के अंदर समाज पर बार बार अटैक हो रहा था। उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ के राजवंशों ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किया, जो कि डिफेंसिव तरीके से, रक्षात्मक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा लाभदायक सिद्ध हुई। और इसकी वजह से यानी आक्रमण की जो दर है, बाहरी प्रदेशों का जो आक्रमण है, वो काफी हद तक कम हो गया था। तो ये चीज इसमें बताई गई है। यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखाई गई है, जो कि पर्वतों के ऊपर भी आप देख पा रहे होंगे कितनी चौड़ी दीवार बना रखी है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसकी मंगोल की दिशा से, मंगोलों की दिशा से बहुत बार आक्रमण हुआ, उस आक्रमण को रोकने के लिए ऐसा किया गया है। अब आता है कैरियर ऑफ गेंगिस खान। चंगेज खान का व्यक्तित्व कैसा था, वो जीवन में कितने कामयाब हुए, कितने नहीं हुए, क्या क्या उनकी उपलब्धियां रही, उनके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये उस क्वेश्चन का जवाब है, व्हाट डू यू नो अबाउट गेंगिस खान। गेंगिस खान के विषय में आप क्या जानते हैं। तो यहाँ ये चित्र है, ये ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है बेटा। अब आगे चलते हैं। गेंगिस खान was born sometime around 1162 near the Onon River in the north present day मंगोलिया। चंगेज खान का जन्म आधुनिक मंगोलिया के अंदर 1162 के आसपास ओनोन नदी के समीप हुआ। नेम्ड तेमुजीन, ही वाज द सन ऑफ येसुजई द चिफ्टेन्स ऑफ द कियात, ए ग्रुप ऑफ फैमिलीज रिलेटेड टू बोरिसगिद क्लैन। यहाँ पर यह बताया गया है कि इसका बचपन का नाम तेमुजीन था, इसके पिता का नाम येसुजई, जो कि कियात कबीले के मुखिया थे। और यहाँ पे बताया गया कि ग्रुप ऑफ फैमिलीज रिलेटेड टू बोरिजिगिद क्लैन, और इनका जो परिवार था ये बोरिजिगिद वंश से बिलोंग कर रहा था, उससे संबंधित था। हिज फादर वाज मर्डर्ड एट एन अर्ली एज, उनके पिता को छोटी अवधि में मार दिया गया। एंड हिज मदर एंड ओलुनिके रेज तेमुजीन, यहाँ बताया गया उनकी माताजी जिनका नाम था ओलुनिके, उन्होंने तेमुजीन को पाला पोसा बड़ा किया। एंड हिज ब्रदर्स एंड स्टेप ब्रदर्स इन ग्रेट हार्डशिप, बड़ी मुश्किलों से उनके भाइयों को और जो उनके स्टेप ब्रदर्स होते हैं, जो चाचा ताऊ के, यानी जो सगे ब्रदर नहीं होते, तो इस तरह के जो भी भाई होते हैं उनका भी लालन पालन उनकी माताजी ने किया। एंड फॉलोइंग डिकेड वाज फुल ऑफ रिवर्सल्स, और आगे आने वाले जो दशक हैं बहुत ही बड़े बदलाव और नुकसान लेकर आए। तेमुजीन वाज कैप्चर्ड, तेमुजीन को गिरफ्तार कर लिया गया। एंड एनस्लेव्ड, और उसे दास बना लिया गया। एंड सून आफ्टर हिज मैरिज हिज वाइफ बोर्टे वाज किडनैप्ड, और उसकी शादी के तुरंत बाद उसकी पत्नी बोर्टे को अभी अपहरण कर लिया गया। एंड ही हैड टू फाइट टू रिकवर हर, और उसे छुड़ाने के लिए युद्ध करना पड़ा। ड्यूरिंग दिस ईयर्स ऑफ हार्डशिप ही आल्सो मैनेज्ड टू मेक इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, और इस तरह के कठिन परिस्थितियों के अंदर उसने अपने कुछ मित्र बनाए। द यंग बोगुर्चू वाज हिज फर्स्ट ally and remained a trusted friend, और उसका युवा, उससे आयु में थोड़ा छोटा था, बोगुर्चू नाम का एक उसका दोस्त था, और वह उसका एक विश्वास पात्र दोस्त ये था। इसके बाद आगे बता रखा है, रिमेन्ड ए ट्रस्टेड फ्रेंड जमुका, एक जमुका नाम का व्यक्ति भी था। हिज ब्लड ब्रदर आंडा वाज अनोदर, और जिसका जमुका जो कि उसका
उसका अपना सगा भाई था जिसे आंडा के नाम से जानते थे, ये उसका दूसरा दोस्त था। यानी दो व्यक्ति यहाँ पे दोस्त उनके पता चल रहे हैं, एक बोगरचू और एक जम्मू का। तैमुजीन ऑल्सो रेस्टोर्ड ओल्ड अलायंसेज विद द रूलर ऑफ कैरियट्स। यहाँ पे कैरियत कबीले के, किरियात कबीला जो है उसके अंदर बता रखा है, उसके साथ में उसके पुराने संबंध होते थे, उनके शासकों के साथ उसके पुराने संबंध थे। तुगरिल ओंग खान हिज फादर ओल्ड ब्लड ब्रदर, और तुगरिल खान या फिर ओंग खान नाम का जो व्यक्ति था वह उनके पिता का, फादर्स ओल्ड ब्रदर ब्लड ब्रदर, वह उनका उनके पिता का सगा भाई था, तो ओंग खान। थ्रो द 1180s एंड 1190s, 1180 से 1190 के दशक के दौरान तैमुजीन रिमेन्ड एन अलाई ऑफ ओंग खान। तैमुजीन ने क्या किया, ओंग खान के साथ में अपना समझौता किया एंड यूज द अलायंस टू डिफीट पावरफुल एडवर्सरीज लाइक जमुका एंड हिज ओल्ड फ्रेंड हु हैड बिकम ए होस्टाइल फो। और यहाँ ये बताया गया है कि जिस तरह से जमुका पहले उसका दोस्त था, अब जमुका उसका दुश्मन बन चुका था, और इस तरह के दुश्मनों को हराने के लिए उसने इस तरह के समझौते से जो दोस्ती की थी, ओंग खान का की जो मदद प्राप्त की थी, उससे उसे लाभ मिला, उसने उन्हें हरा दिया। इट वॉज आफ्टर डिफीटिंग हिम, उस जमुका को हराने के बाद तैमुजीन फेल्ट कॉन्फिडेंट इनफ टू मूव अगेंस्ट अदर ट्राइब्स। तैमुजीन को विश्वास हो गया वह दूसरे कबीलों के खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई कर सकता था। द पावरफुल तातार्स हिज फादर्स असैसिन्स, जो शक्तिशाली तातार कबीले के जो लोग जिन्होंने उनके पिता का सरकलम किया था या उन्हें मृत्युदंड दिया था। द कैरियट्स एंड ओंग खान हिमसेल्फ इन 1203, और यहाँ पर किरियात कबीले पर, तातार पर और ओंग खान जो कि 1203 ईस्वी के अंदर इसने इन पर कार्रवाइयाँ की। द फाइनल डिफीट ऑफ नाइमन पीपल एंड द पावरफुल जमुका इन 1206, और धीरे धीरे करके 1206 तक इसने नाइमन पीपल और जमुका जो कि एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली था उसको भी इन्होंने हरा दिया। लेफ्ट तैमुजीन एज ए डोमिनेंट पर्सनैलिटी इन द पॉलिटिक्स ऑफ स्टेपी लैंड, और इस तरह से स्टेपी के क्षेत्र में जो स्टेपीज घास का मैदान है उस क्षेत्र के अंदर तैमुजीन को एक स्वतंत्र एक महत्वपूर्ण राजनीतिक नेता के रूप में पहचान दिलाई। दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड एट एन असेंबली ऑफ मंगोल चिफ्टेन्स, उसने मंगोल जो नेता लोग होते थे उनकी एक संगठन बुलाया, उसके लिए एक समझौता किया, एक पूरी मीटिंग आयोजित की जिसे कुरिलताई के नाम से जानते हैं, और वेयर ही वाज प्रोक्लेम्ड द ग्रेट खान ऑफ द मंगोल्स, उसे मंगोलों में महान खान की उपाधि उसे दी गई, एंड विद द टाइटल गेंगिस खान, और उसे चंगेज खान की उपाधि से भी नवाजा गया। द ओशियनिक खान, उसे समुद्री खान भी कहा गया, एंड यूनिवर्सल रूलर, और ब्रह्मांड का शासक यानी पूरी दुनिया का शासक की उपाधि भी उसे दी गई। जस्ट बिफोर द कुरिलताई ऑफ 1206, यहां तक बताइए बेटा किसी तरह की प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। और आगे चलते हैं, देखिए बेटा, जस्ट बिफोर द कुरिलताई ऑफ 1206, कुरिलताई के संगठन के गठन होने से पहले 1206 ईस्वी में गेंगिस खान हैड रीऑर्गेनाइज्ड द मंगोल पीपल इनटू मोर इफेक्टिव एंड डिसिप्लिनरी मिलिट्री फोर्स दैट फैसिलिटेटेड द सक्सेस ऑफ दिस फ्यूचर कैंपेन्स। मंगोल लोगों को उसने बहुत ही प्रभावशाली और अनुशासन में एक सैन्य बल का उसने गठन कर दिया, और उस सैन्य बल के बदौलत ही वे आगामी दिनों के अंदर जो सैन्य अभियान कर पाया या आयोजन कर पाया तो वो सब संभव हो पाए। द फर्स्ट ऑफ हिज कंसर्न वाज टू कॉन्क्यूर चाइना, सबसे पहला उसका जो अभियान था वो चाइना पर था। डिवाइडेड एट इट्स टाइम इनटू 3 रियल्म्स, इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। द हसी हसिया पीपल ऑफ तिब्बतन ओरिजिन इन द नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, इसमें एक हसी हसिया जो लोगों का क्षेत्र है जिसमें तिब्बत में उनकी मूल उत्पत्ति मानी जाती है, जो उत्तर पश्चिम के अंदर एक प्रोविंस होता था। द जर्चिन वोज चिन डायनेस्टी रूल्ड नॉर्थ चाइना फ्रॉम पेकिंग, पेकिंग से, जिसको आज के समय में बीजिंग कहा जाता है, चाइना के अंदर इस राजवंश पर, इसको जर्चेन कहा जाता है। जर्चेन नामक राजवंश यहाँ पे शासन करते थे। जर्चेन हुज
चिन डायनेस्टी, यहाँ पर हमें शासक को बताना पड़ेगा जरचेन, और चिन है वो राजवंश है। तो चिन राजवंश के जरचेन नामक शासक ने बीजिंग से चाइना के अंदर और उत्तर में शासन स्थापित किया। द संग डायनेस्टी हु कंट्रोल साउथ चाइना, और जो सुंग डायनेस्टी होती थी, सुंग राजवंश, उसका दक्षिण चाइना में उसका नियंत्रण था। बाय 1209 हासी हसिया वर डिफीटेड, ये क्षेत्र उसे 1209 में हरा दिया गया। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वाज ब्रीच्ड इन 1203, 1213 में चाइना की जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उसको लांग लिया गया, उसे पार कर लिया गया। पेकिंग सैक्ड इन 1215, 1215 में पेकिंग को लूट लिया गया। लॉन्ग ड्रोन आउट बैटल्स अगेंस्ट द चाइना कंटिन्यूड, और इसके बाद में लंबी लंबी लड़ाइयां चाइना के साथ कंटिन्यू लड़ी गई इन 1234, बट गेंगिस खान was satisfied enough with the progress of his campaign to return to the Mongolia homeland in 1216। जब 1216 में चंगेज खान एक सैन्य अभियान को आयोजित करने के बाद जब अपने घर लौटा तो उस समय वो बहुत ही संतुष्टि महसूस कर रहा था। एंड लीव द मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द रीजन टू हिज सबऑर्डिनेट्स, और उसने अपने सैन्य मामलों का जो भी सैन्य मामले जो भी थे उस क्षेत्र से संबंधित उसने अपने से अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रदान कर दिए। आफ्टर द डिफीट इन 1218 ऑफ कराखिता हु कंट्रोल्ड द तिनसान माउंटेन नॉर्थ वेस्ट ऑफ चाइना, यहाँ बताया गया है कि 1218 में कराखिता की हार के बाद यहाँ पर त्यानसेन पर्वतीय क्षेत्र का, जो कि चीन के अंदर उत्तर पश्चिमी भाग है, मंगोल डोमिनेंट रीच्ड द अमू दरिया, तो मंगोल जो सेना थी वो अमू दरिया तक पहुंच गए थे। द स्टेट्स ऑफ ट्रांक्शोना एंड ख्वारिज्म, जो कि ख्वारिज्म और ट्रांक्शोना का प्रदेश होता था। सुल्तान मोहम्मद द रूलर ऑफ ख्वारिज्म, सुल्तान मोहम्मद जो कि ख्वारिज्म का शासक था, फेल द फ्यूरी ऑफ गेंगिस खान रेज, वह चंगेज खान के गुस्से से डरता था। व्हेन ही एक्सिक्यूटेड मंगोल एनवॉयज, क्योंकि उसने मंगोलों की दुश्मनी मोल ले ली थी और वह उनके बारे में जानता भी था। इन द कैंपेन बिटवीन 1219 एंड 1221, 1219 से 1221 के दौरान जो भी सैन्य अभियान आयोजित किए गए, द ग्रेट सिटीज, तो उनमें ओट्रार, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुरगंज, मर्व, निशापुर और हेरात, इन सभी शहरों के अंदर चंगेज खान ने सैन्य अभियान भेजे। सरेंडर टू द मंगोल फोर्सेस, और ये सभी मंगोल सैन्य बलों के सामने इन्होंने बाद में आत्मसमर्पण कर दिया। टाउन हैड रजिस्टेड वर डिवास्टेटेड, और छोटे छोटे कस्बों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया। एट निशापुर वेयर ए मंगोल प्रिंस वाज किल्ड ड्यूरिंग द सीज ऑपरेशन, Genghis Khan commanded that the town should be laid waste in such a manner। चंगेज खान ने आदेश दिया कि टाउन शुड बी लेड वेस्ट, तो इस तरह के जो कस्बे हैं उनको बेकार पड़े रहने देना चाहिए। इन सच ए मैनर, एक तरीके से, दैट द साइट कुड बी प्लाउड अपॉन, उसने इस तरह की दुश्मनी का बदला लिया। चंगेज खान ने आदेश दिया कि शहर को या इस कस्बे को इस तरह से बर्बाद कर दिया जाए, इस तरह से प्लंडर किया जाए कि पूरी तरह से इसके यानी जो ईंट पत्थर जो भी चीजें हैं उनको उठा करके कहीं दूर ले जाया जाए और यहाँ पर खेती यानी हल चलाने योग्य खेत तैयार हो सके। दैट इन द एक्सकेशन ऑफ वेनेजियस फॉर द डेथ ऑफ प्रिंस नॉट इवन कैट्स एंड डॉग्स शुड बी लेफ्ट अलाइव, और उसने ये भी कहा कि यहाँ पर कुत्ते और बिल्लियां भी जिंदे नहीं रहने चाहिए, और उसने मतलब अपने राजकुमार की हत्या का इस तरीके से बदला लिया। एस्टिमेटेड एक्सटेंट ऑफ मंगोल डिस्ट्रक्शन, मंगोलों के वे औसतन नुकसान का यहाँ पे कुछ ब्यौरा दिया गया है, वो देखिए। ऑल रिपोर्ट्स ऑफ गेंगिस खान कैंपेन एग्री एट द वास्ट नंबर ऑफ पीपल किल्ड फॉलोइंग द कैप्चर ऑफ सिटीज दैट डिफाइड हिज अथॉरिटी, जिन जिन लोगों ने उसकी अथॉरिटी को नहीं माना, उसकी सत्ता को नहीं माना, चंगेज खान के सैन्य अभियान के दौरान बड़ी संख्या में लोगों को मार दिया गया जो लोग नहीं कहना मानते थे। द नंबर्स आर स्टैगरिंग एट द कैप्चर ऑफ निशापुर, निशापुर के सैन्य अभियान के दौरान जो कि 1220 में आयोजित किया गया था, 17,47,000 पीपल वर मैसेकर्ड व्हाइल द टोल एट द हेरात इन 1222 वाज 16 लाख पीपल एट द बगदाद इन 12,58,000। तो यहाँ ये जो संख्या है ये और भी ज्यादा है।
तो इसमें इतनी संख्या में आपके सामने ये लोग मारे गए हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। स्मॉलर टाउन सफर्ड प्रोपोर्शनलिटी, यहाँ पर छोटे छोटे कस्बों को भी मतलब यहाँ पर आनुपातिक तरीके से बर्बाद किया गया। जैसे कि नासा शहर था, उसमें 17,000 लोग मारे गए। बेहाद बेहाक जो शहर है उसके अंदर बेहाक डिस्ट्रिक्ट 70,000, उसमें 17,000 लोग मारे गए। एट टुन इन द कोहिस्तान प्रोविंस के अंदर 12,000 इंडिविजुअल्स वर एग्जीक्यूटेड, उनको मतलब मृत्युदंड दिया गया। और इसके अलावा ऊपर भी दिया गया है कि यहाँ पर 1220 में निशापुर में ये संख्या 17,47,000, दूसरा 1222 में हेरात के अंदर 16 लाख, और इस तरह से ये जो संख्या है आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है। इतना बगदाद के अंदर सबसे ज्यादा नुकसान किया इन्होंने। जुवेनी द पर्सियन क्रॉनिकलर ऑफ द इलखान्स, यानी एक जुवेनी नाम का एक राइटर था, एक लेखक था, जो कि फारसी भाषा के अंदर क्रॉनिकल लिखता था। उसने क्या क्या स्टेटेड दैट 13 लाख पीपल्स वर किल्ड इन मरव के अंदर 13 लाख लोग मारे गए। ही रीच द फिगर बिकॉज इट टुक 13 days टू काउंट द डेथ। उसने इतना समय इसलिए लगाया क्योंकि उसको 13 दिन लगे इतनी संख्या में लोगों को गिनने में। एंड ईच डे दे काउंटेड 1 लाख पीपल। यहाँ पे बताया गया है कि कम से कम एक दिन के अंदर उन्हें 1 लाख लोग वो गिन पाते थे, यानी इतने शवों को ही वो गिन पाते थे। कॉर्पसेस होता है शव, इतने शवों को गिन पाते थे, इसलिए उनको 13 दिन लगे। और 13 डेज के बाद में उनको 13 लाख लोगों के मरने की खबर जो कि यहाँ से मिली। और इतना कहाँ पे मारे गए हैं? मर्व नामक शहर के अंदर से मारे गए हैं। तो यहाँ तक बताइए बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। ये कुछ बच्चे अभी क्लास लीव कर जाते हैं, ये बहुत गलत बात है। मंगोल फोर्सेस इन परस्यूट ऑफ सुल्तान मोहम्मद पुश्ड इनटू द अजरबैजान। अजरबैजान नामक क्षेत्र के अंदर सुल्तान मोहम्मद मंगोल फोर्सेस इन परस्यूट ऑफ, यानी मंगोल सेनाएं जो हैं सुल्तान मोहम्मद के समर्थन में ये अजरबैजान तक पहुंच गई। डिफीटेड रशियन फोर्सेस एट द क्रीमिया, उन्होंने क्रीमिया के युद्ध के अंदर रूसी सेनाओं को भी हरा दिया। एंड सर्कल्ड द कैस्पियन सी, और पूरी तरीके से कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र को भी जीत लिया। अनदर विंग फॉलोड द सुल्तान सन, और जो दूसरी इसका अभियान था, दूसरी जो समूह था, उसने सुल्तान के जो बेटे का पीछा किया, जलालुद्दीन इनटू अफगानिस्तान होते हुए एंड द सिंध प्रोविंस, सिंध तक के क्षेत्र में। एट द बैंक्स ऑफ इंडस चंगेज खान कंसिडर्ड रिटर्निंग टू मंगोलिया, और यहाँ पर सिंधु नदी के किनारे पर चंगेज खान ने निर्णय लिया कि वह मंगोल अब वो वापस लौटना है। थ्रू नॉर्थ इंडिया एंड असम, और वह उत्तरी भारत से और असम के रास्ते से वापस जाना चाहता था। बट द हीट, लेकिन गर्मी का मौसम था। नेचुरल हैबिटेट एंड इल पोर्टेंट्स reported by his summon soothsayer made him the change in his mind। और वह अपने असम के इलाके से वापस लौटना चाहता था, लेकिन यहाँ पर जो प्राकृतिक जिस तरीके का क्षेत्र ये है, दुर्गम जो रास्ते थे और बीमारियों की वजह से उसके सैनिकों ने लड़ने से मना कर दिया। इस वजह से उसकी जो योजना है वो सफल नहीं हो पाई। आगे देखिए बेटा, गेंगिस खान डाइड इन 1227। चंगेज खान 1227 में गुजर गया, यानी मृत्यु हो गई। हैविंग स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज लाइफ इन मिलिट्री कॉम्बैट, उसने अपना अधिकतर समय सेना के अंदर लड़ते हुए बिताया। एंड हिज मिलिट्री अचीवमेंट्स वर astounding, and they were largely a result of his ability to innovate and transform different aspects of steppe combat into extremely effective military strategies। उसने क्या किया, उसकी सैन्य उपलब्धियां बहुत ही ज्यादा एक तरह से अच्छा रिजल्ट देने वाली रही, क्योंकि उसने क्या किया, अपनी सेनाओं की क्षमता को बढ़ाया, उसमें सुधार किए, उसने उसमें बदलाव किए। स्टेपी क्षेत्र के अंदर सैन्य जो गतिविधियां होती थी उनको आधुनिक बनाया। एंड हॉर्स राइडिंग स्किल्स ऑफ द मंगोल
जैसे कि मंगोलों के अंदर घुड़सवार जो कौशल था उसको डेवलप किया। एंड द तुर्क प्रोवाइडेड स्पीड एंड मोबिलिटी टू द आर्मी, और तुर्क लोगों के द्वारा घोड़ों का इस्तेमाल जो है इससे सेना की गतिशीलता और उसकी स्पीड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में मदद की। वो जल्दी पहुंच सकते थे। देयर एबिलिटीज एज ए रैपिड शूटिंग आर्चर्स फ्रॉम हॉर्स बैक or further perfected during regular hunting expeditions which doubled as field maneuvers। और यहाँ पे बताया गया कि वो तेज गति से यानी धनुर्धारी के रूप में और घोड़े पर बैठ करके वो तीर कमान चला सकते थे, और वो बड़े पैमाने पर दूर दराज के क्षेत्र से शिकार भी करके ला सकते थे। द स्टेपी कैवलरी हैड ऑलवेज ट्रेवल लाइट एंड मूव क्विकली। और जो स्टेपी क्षेत्र की जो सेनाएं होती थी वो यानी बहुत तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्राएं करती थी। बट नाउ इट ब्रॉट ऑल इट्स नॉलेज ऑफ द टेरेन एंड द वेदर टू डू द unimaginably। They carried out campaign in the depth of the winter and treating frozen river as the highways to the enemy cities and camps। यहाँ पे बताया गया कि उन्होंने हर क्षेत्र के अंदर उन्हें मौसम का ज्ञान हो गया, उन्हें हर तरीके की जलवायु का उसे पता चल गया, तो वो मौसम देख करके ही इस तरह का हमला करते थे। जैसे सर्दियों के अंदर वे यूरोप के अंदर इतना ज्यादा हमला या आयोजन नहीं करते थे, जब गर्मियां आ जाती थी तो उस समय वो सैन्य आयोजन करते थे। तो इस तरह से ट्रीटिंग वॉर कॉन्वेंशनली एज ए लॉस अगेंस्ट फोर्टिफाइड encampment by the Genghis Khan learned the importance of the siege engines and the naphtha bombardment very quickly। और धीरे धीरे करके चंगेज खान को एहसास हो गया कि यहाँ पर ये जो सीज इंजिन्स के बारे में बताया गया है या बॉम्बार्डमेंट के बारे में बताया गया है कि जो बम वगैरह डाले जाते हैं, बम बनाए जाते हैं, और जो अभियांत्रिकी कौशल होता है सेना का वो बहुत काम की चीज होती है। हिज इंजीनियर्स प्रिपेयर्ड लाइट पोर्टेबल इक्विपमेंट्स, और उनके जो इंजीनियर्स थे उन्होंने हल्के ऐसे हथियार बना दिए थे जिनको ले जाया जा सकता था, कंधे पर रख के ले जा सकता था। विच वाज यूज्ड अगेंस्ट अपोनेंट्स एंड द डिवास्टेटिंग इफेक्ट। और वह शक्तिशाली भी होते थे और सामने वाले दुश्मन के खिलाफ आराम से उनका यूज भी किया जा सकता था। तो इस तरीके से हम देखें तो चंगेज खान ने आधुनिक तरीके से लड़ना, आधुनिक तरीके के कौशल का अपने सेनाओं के अंदर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ तक का टॉपिक आपको पढ़ना है। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क। ठीक है बेटा। यहाँ एक व्यक्ति को पनिशमेंट देते हुए आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे दो व्यक्ति दिखाई पड़ रहे हैं कि ये व्यक्ति है कि ये व्यक्ति है। बीच में आग जला रखी है, इस व्यक्ति को यहाँ पर बांध रखा है लकड़ी के सहारे, और यहाँ एक व्यक्ति एक हथियार से यानी कुहाड़ा लेकर के और एक व्यक्ति की गर्दन काट दी गई है। तो इस तरीके से पनिशमेंट के इनके तरीके बहुत खतरनाक थे, जिसकी वजह से लोग इनका विरोध नहीं कर पाते थे। तो याद रखिए बेटा, ये यहाँ पे चंगेज खान का जो बचपन का नाम है वो तैमुजीन है, पिता का नाम यसुजई है, ओलुन इके नामक उनकी मदर का नाम है, और बोर्टे उनकी पत्नी का नाम है, और जमुका उसका सगा भाई भी है और उसका दोस्त भी है। ओंग खान उसके पिता का सगा भाई है, और यहाँ पर हम उनके विषय में काफी कुछ जान चुके हैं। चंगेज खान 1162 ईस्वी में मंगोलिया के अंदर ओनोन नदी के पास उसका जन्म हुआ, और मृत्यु है 1227 ईस्वी में चंगेज खान की हुई है। उसने अपने जीवन में कौन कौन से सैन्य सुधार लागू किए, कौन कौन से कितनी जीत हासिल की, उसके विषय में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बता सकते हैं। यू कैन लीव नाउ। मधु प्रियंका कुछ पूछना है तो पूछिए। ओके बेटा।